नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का जो पहला अध्याय है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघुतरात्मक प्रश्नों को हम अध्ययन करेंगे। तो आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर को याद करना है और ये होमवर्क कॉपी में भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? यानी कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर है अरस्तु। यानी कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में माना कि मनुष्य समाज में रहकर के अपना जीवन यापन कर सकता है। बिना समाज में रहे व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो ये परिभाषा अरस्तु ने दी थी। फिर आगे का क्वेश्चन है, भारतीय समाज उदाहरण है। यानी कि भारतीय समाज किसके अंतर्गत माना जाता है? एक समाज का, समुदाय का या संस्था का? यानी कि समाज जो है वो एक समाज का उदाहरण है। यानी कि समाज को एक समाज के रूप में, भारतीय समाज को एक समाज के रूप में माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है 68.84%। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का भार है 68.84%। फिर अगला क्वेश्चन है, गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है? यानी कि गांव को एक जीवन विधि के रूप में परिभाषित किया है D.N. मजूमदार ने। यानी कि गांव को एक जीवन विधि के रूप में परिलक्षित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर है B.R. चौहान ने। यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. चौहान। फिर अगला क्वेश्चन है, श्री भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में अनुसूचित जातियों को क्या कहा जाता था? यानी कि भीमराव अंबेडकर ने आदिकालीन भारत में अनुसूचित जातियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो एक तो है भग्न पुरुष। यानी कि उन्हें अनुसूचित जातियों को एक तो भग्न पुरुष कहा जाता था और एक कहा जाता बाह्य जाति भी कहा जाता था। तो इसका उत्तर होगा ये दोनों। यानी कि इन दोनों नाम से अनुसूचित जातियों को समाज के अंदर पुकारा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, 1931 की जनगणना में अनुसूचित जातियों को क्या कहा गया है? यानी कि 1931 की जनगणना हुई है, उस समय अनुसूचित जातियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका उत्तर है बाहरी जाति। फिर अगला है, अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में है? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 34। यानी कि अनुच्छेद 34 जो है वह अनुसूचित जाति से संबंधित है। यानी कि उस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बारे में पूर्ण वर्णन दिया गया है। फिर अगला है, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में है? यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो इसका उत्तर है 342। यानी कि 342 अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का वर्णन उल्लेख किया गया है। फिर है, भारतीय समाज में एक मानव के लिए ऋण निर्धारित है। तो 5 प्रकार के ऋण निर्धारित किए गए हैं। फिर है, मुस्लिम विवाह में सही विवाह किसको माना गया है? यानी कि मुस्लिम विवाह के जो प्रकार है जैसे निकाह, मुताह, फासी और बातिल, ये जो मुस्लिम विवाह के प्रकार है तो इनमें विवाह का सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है? तो निकाह की पद्धति जो है उसे विवाह की पद्धति के रूप में माना गया है। फिर है,
भारतीय परंपरा में गुण कितने प्रकार के माने गए हैं? यानी कि भारतीय परंपरा में गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के गुणों को मान्यता दी गई है। भारतीय सनातन परंपरा में जीवन का अंतिम तथा सर्वोच्च लक्ष्य क्या माना गया है? यानी कि सनातन धर्म के अंतर्गत जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है मोक्ष प्राप्त करना। यानी कि हिंदू धर्म के अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं, अपितु यह आचरण की संहिता है जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर नियंत्रण करती है। यानी कि धर्म का, ये किसने कहा था कि धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं, यानी कि किसी ईश्वर को मानने से नहीं है, बल्कि यह क्या है? आचरण की संहिता है। यानी कि मनुष्य के जो आचरण है, जो कर्म है, उसकी संहिता के रूप में परिलक्षित किया गया है, जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर नियंत्रण करती है। यानी कि मनुष्य के जो कार्य है उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है धर्म। तो ये वाक्य किसने कहा? तो इसका उत्तर है पांडुरंग वामन काणे ने। यानी कि मनुष्य के कर्म को ही धर्म माना गया है, पांडुरंग वामन काणे ने कहा। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? यानी कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में? तो वो है 22 भाषाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है, यानी कि मनुष्य का घनत्व कितना प्रतिशत? 382% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? यानी कि लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो वो है 943। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का राष्ट्रीय औसत क्या है? यानी कि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत कितना बताया गया है? तो वो है 74.4%। फिर है लघुतरात्मक क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना है? यानी कि नगरीय आबादी का प्रतिशत पूछा गया है, तो उसका प्रतिशत है 31.2%। यानी कि 31.2% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। फिर अगला है, भारत में 2011 कुल नगरीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरों की संख्या कितनी है? नगरीय क्षेत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 9481। जाति अंतर्विवाह जाति प्रणाली का सार तत्व है, यह किसने कहा था? यानी कि जाति के अंदर जो अंतर्विवाह होते हैं, यानी कि अपनी जाति के अंदर जो विवाह होते हैं, वो जाति प्रणाली का सार तत्व है, यानी कि जाति की मुख्य विशेषता है। तो ये किसने कहा? तो ये कथन है वेस्टरमार्क ने कहे थे। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति को किस नाम से पुकारा था? यानी कि महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति को हरिजन के नाम से संबोधित किया था। हरि का मतलब ईश्वर और जन का मतलब है लोग। तो उन लोगों की जाति को हरिजन नाम दिया गया था। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन सन 1977 में किया गया था। फिर अगला है, संबंधों के आधार पर परिवार कितने प्रकार के पाए जाते हैं? यानी कि परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पहला है जन्म संबंधी, यानी कि जन्म के बाद जिनके साथ संबंध स्थापित होते हैं तो जन्म संबंधी परिवार कहलाते हैं। और दूसरा है विवाह संबंधी परिवार, यानी कि शादी के बाद में जो रिश्तेदार बनते हैं तो उन्हें विवाह संबंधी परिवार के अंतर्गत गिना जाता है। तो समाज के अंदर 2 तरह के परिवार होते हैं। एक तो होता है जन्म संबंधी परिवार, यानी कि जिसे जन्म के साथ में नाते जुड़े होते हैं, जिनके साथ में जो रिश्तेदार अपने जन्म से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें जन्म संबंधी। और विवाह संबंधी परिवार, यानी कि शादी के बाद में जिनसे रिश्ते जुड़ते हैं और जो परिवार बनता है उसे विवाह संबंधी परिवार कहते हैं। फिर आगे है, सनातन धर्म में विवाह को कितने जन्मों का
साथ माना गया है। यानी कि कितने जन्मों का साथ माना गया है? तो 7 जन्मों का साथ माना एवं जन्म जन्मांतर का साथ माना गया है। मुता विवाह किस धर्म का उदाहरण है? यानी कि कौन सा धर्म की पद्धति के अंतर्गत मुता विवाह होते हैं? तो वह मुस्लिम धर्म का एक उदाहरण है, जिसके अंतर्गत मुता विवाह की पद्धति अपनाई जाती है। विवाह एक स्थायी समझौता है, किस धर्म की मान्यता है? यानी कि एक स्थायी रूप से समझौते के रूप में किस धर्म ने विवाह को मान्यता दी? तो ईसाई विवाह में विवाह को स्त्री पुरुष के मध्य एक स्थायी समझौता की मान्यता है। यानी कि एक स्थायी समझौते के आधार पर दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल्स पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। परंपराओं का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत कौन सी परंपरा है? यानी कि प्रामाणिक स्रोत की परंपरा किसे माना गया है? तो परंपराओं का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है शास्त्रीय परंपरा है। यानी कि शास्त्र की जो परंपरा है उन्हें सर्वाधिक प्रमाणित माना गया है। उनके अंतर्गत आते हैं वेद और उपनिषद, अर्थशास्त्र तथा रामायण आदि आते हैं। यानी कि ये धर्म के प्रामाणिक स्रोत हैं, यानी कि साधन। भारत की लोक परंपरा में निहित चिंतन तथा दर्शन को समझने की सर्वाधिक आवश्यकता है, किसने कहा? तो डॉक्टर इंद्रदेव ने उक्त कथन को प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि भारत की लोक परंपरा में निहित चिंतन तथा दर्शन को समझने की सर्वाधिक आवश्यकता है। यानी कि उस परंपरा के अंतर्गत जो भावनाएं हैं, तो जो दर्शन दिखाई देते हैं, उनको लोगों को समझने की सर्वाधिक आवश्यकता है। मोक्ष को बौद्ध क्या कहते हैं? यानी कि मोक्ष प्राप्ति को बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध भगवान क्या मानते हैं? तो मोक्ष को बौद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। यानी कि बौद्ध क्या कहते हैं? मोक्ष को निर्वाण होना, यानी कि इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करना। तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में माना गया है। यानी कि इस देह से मुक्ति के रूप में माना गया है। देश की लगभग 40% जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो इसका उत्तर है गंगा सिंधु के मैदान में देश की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में 40% जनसंख्या जो है वहाँ पर निवास करती है। फिर है थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? यानी कि लिंगानुपात कितना निर्धारित बताया गया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है 928 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है 933 तथा शहरी या नगरीय क्षेत्रों में है 911 लिंगानुपात है। यानी कि स्त्री पुरुष के अनुपात की संख्या को बताया गया है। घूमर किस राज्य का नृत्य है? यानी कि घूमर नृत्य जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो घूमर जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी कि राजस्थान से संबंधित ये नृत्य है। फिर है द्वारिका भारत में किस दिशा में स्थित है? तो द्वारिका भारत में पश्चिम दिशा में स्थित बताई गई है। यानी कि द्वारिका जो है वो पश्चिम दिशा में स्थित है। तो आज इतना ही। अब तुम्हें इन प्रश्नों को, इनके उत्तर को कॉपी में लिख करके याद भी करना है। तो बस इतना ही, आज इतना ही। धन्यवाद।